सभी साथियों को नमस्कार। जय गौ माता। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपने देखा होगा कि वो इम्यूनिटी के बारे में बात की, गाय के जो गव्य है गौमूत्र उसकी बायो एनहांसर की बात की, उसका एंटी कैंसर प्रभाव क्या होता है उसकी बात की। आज जो बात करने वाला हूँ वो मुख्य रूप से इम्यूनिटी को ही लेकर के है, बट इम्यूनिटी की बढ़ी हुई स्थिति को लेकर के है। मेरा नाम रामस्वरूप सिंह चौहान, आप जैसा जानते हैं 40 इयर्स का मेरा रिसर्च का अनुभव है। इसी विज्ञान में, काव विज्ञान में ही पूरा कार्य किया है मैंने शुरू से लेकर अब तक, और प्राइवेट कंपनियों से लेकर के और सरकारी एजेंसियों तक भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी कर रहा हूं, और उन्हीं सब का निचोड़ मैं आपके सामने लेके आता हूं सप्ताह में एक बार, कि ताकि आम सभी जनों को फायदा भी हो सके और उनको इस बात का ज्ञान हो सके कि भाई गाय वो ऐसे ही नहीं है, एक पशु कह लिया, एक जानवर कह लिया। गाय को हम सनातन धर्म में माता कहते हैं, और माता कहने के पीछे एक कारण है कि गाय हमारा पोषण तो करती ही करती है। हमारे अधिकांश बीमारियां जो मनुष्यों में होती हैं उन सभी का उपचार या बचाव गाय के पास है। उन्हीं में से कुछ चीजें मैं लेके आपके समक्ष आता हूं। तो आज का जो विषय है हमारा वो रहेगा इम्यूनिटी को ही लेकर के। इम्यूनिटी में मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि शरीर की इम्यूनिटी एक ऑप्टिमम, एक जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो शरीर को चाहिए उतनी रहनी चाहिए। अगर उससे कम है तो मुश्किल, और अगर उससे ज्यादा है तो मुश्किल। अगर कम है तो हम गौमूत्र का और इससे बनी हुई औषधियों का प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग में पता चलता है कि भाई वो जो इम्यूनिटी कम थी वो इम्यूनिटी ज्यादा हो गई, और ऐसे इतनी ज्यादा हो गई कि व्यक्ति को सुरक्षित हो गए और बीमारियां असर नहीं करेंगी। अब आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात है इम्यूनिटी के बढ़ने की। अगर शरीर की इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ऐसे उसको हम लोग करीब 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ऑटो इम्यूनिटी और एक हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यूनिटी में क्या है कि शरीर अपनी ही सेल, कोशिका, प्रोटीन, अपने ही अंगों के बारे में वो इम्यूनिटी बनानी शुरू कर देता है, और ये सबसे घातक है। भाई आप समझिए, शरीर में इम्यूनिटी बनी कि बाहर से कोई चीज आएगी, कोई इन्फेक्शन आएगा तो उसको कम कंट्रोल करेंगे, उसे काबू करेंगे, उसे मारेंगे, और वो अपने ही खिलाफ काम करना शुरू कर दिया तो ऐसे व्यक्ति की आयु तो भाई बहुत कम रह जाती है और बड़ा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। इसी प्रकार एक दूसरी चीज है इसमें, इसको मैं और उदाहरण दे के आपको बताऊं तो जैसे हमारी सेना है, सेना बॉर्डर पर तैनात है, सेना ज्यादातर छावनियों में है, और वो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए हमें प्रयोग होती है हमारे, और हमें बचाती है। अगर वो सेना घर में ही मारने लगे, अंतर कलह हो जाए, अपने लोगों को मारने लगे, तो वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कोई जीवित ही नहीं बचेगा। वही स्थिति ऑटो इम्यूनिटी में होती है। दूसरी होती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर, जैसे नहीं हम लोग कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है तो कहते हैं भाई काय को हाइपर हो रहे हो, मतलब आप जरूरत से ज्यादा क्यों उछल रहे हैं, क्यों जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। उसी प्रकार इम्यूनिटी की स्थिति है कि इम्यूनिटी जब शरीर में जरूरत से ज्यादा बन जाती है तो भी घातक है। और क्यों करके घातक है कि वो 4 प्रकार से शरीर में मैनिफेस्ट होती है, 4 प्रकार से दिखाई देती है। एक तो देखा होगा आपने एलर्जी, जैसे धूल से एलर्जी हो गई, किसी को किसी खाने से एलर्जी हो गई, ग्लूटेन एलर्जी है, किसी को पॉलन ग्रेन्स आते हैं उससे एलर्जी हो गई, किसी को डस्ट से एलर्जी हो गई। तो इस एलर्जी में क्या है, जैसे मुझे यह खुद प्लास्टिक से कई बार एलर्जी हो जाती है, छू जाए तो वहां पे रेडनेस हो जाएगी। तो ऐसे करके, या जैसे देखा होगा आपने पहले पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते थे तो उसमें क्या करते थे डॉक्टर के, पहले टेस्ट करेंगे भाई थोड़ा, और टेस्ट करने पे वहां पे लाल पित्ती जैसी हो गई तो नहीं भाई ये तो एलर्जी है, इस दवा को नहीं दे सकती हो। तो इस प्रकार से करके जो एलर्जी है 4 प्रकार की है,
एक तो प्राइमरी जो बताया हाइपर सेंसिटिविटी 1 कि एलर्जी, इसमें एस्थमा है, स्किन की एलर्जी है, चकत्ते पड़ जाना है, सूजन होना है, कोई दवाई की एलर्जी आ गई इसमें, ऐसे करके ऐसा। दूसरे प्रकार की जो एलर्जी होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड वो भी है, बट उसमें क्या होता है कि वो जैसे ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले हैं, तो ये सब उदाहरण आते हैं। और तीसरे प्रकार की जो होती है वो और ज्यादा घातक होती है। उसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, माने एक एंटीजन जो शरीर में जाती है कोई चीज विदेश की, तो वो एंटीबॉडी बनाती है, और वो एंटीजन एंटीबॉडी काफी लंबे समय तक शरीर में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, माने मिल जाते हैं, वो एक जोड़ा बना देते हैं, तो वो जोड़े बड़े घातक होते हैं सब। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, पेस्टिसाइड है, माइकोटॉक्सिन है ना, नैनो मटेरियल्स हैं, ये जब शरीर में जाते हैं खान पान की चीजों के साथ में, तो ये केमिकल जमा होते रहते हैं शरीर में। होता क्या है, ये केमिकल अपने आप में बहुत छोटी एंटिटी है, माने ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को नहीं असर कर पाता, ज्यादा चुपचाप पड़ा रहता है बॉडी में। लेकिन अब ये बॉडी की प्रोटीन से ही बाइंड कर जाए तो क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वो शरीर में एंटीबॉडी बनाने लगता है। शरीर में एंटीबॉडी बन गई और ये एंटीजन भी है, तो दोनों मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये छोटे प्रकार के, मीडियम प्रकार के और बड़े प्रकार के, जैसे बड़े वाले बनते हैं आईजीएम से कंबाइन करके, छोटे वाले IgG1 से, बीच वाले IgG के 2 मॉलिक्यूल से या IgA से मिल जाते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए साइज के हिसाब से, एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, एक बीच का। बहुत बड़े को शरीर की कोशिकाएं खा के खत्म करती हैं, बहुत छोटा शरीर से फिल्टर होकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो बीच वाले इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं शरीर में जाके जमना शुरू कर देते हैं। कहाँ जमते हैं जी? किडनी में। तो क्या करेंगे, किडनी में डायलिसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किडनी फेलियर के केसेस मिलते हैं। ये ब्लड वेसल में जमा हो गई तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की डिजीज होनी शुरू हो जाती है। और अब कल्पना करिए कि नर्व में, पहले भी मैंने कभी जिक्र किया होगा कि नर्व में चले गए तो नर्व की जो माइलिन शीथ है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या होगा, इरिटेशन, गुस्सा नाक पे रखा रहता है व्यक्ति का, मेमोरी लॉस, परेशान करते हैं ऐसे व्यक्ति, है ना। या जैसे स्किन में जमा हो गए तो एक्जिमा, है ना। तो इस प्रकार से, या जैसे पैंक्रियाज में जमा हो गए तो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन करेंगे, और डायबिटीज। तो इस प्रकार से करके इनसे हमें कई प्रकार की बीमारियां, शरीर के जिस अंग में जमा हुए इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, उस प्रकार की बीमारियां करते हैं। टाइप 3 प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। फिर एक अलग प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है कि मुख्य रूप से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के रेस्पॉन्सेस आते हैं इसमें, जैसे टीबी की टेस्टिंग करते हैं, ये करते हैं, ऐसे इस प्रकार के। तो अब ये जो एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी की जो बात की मैंने, या ऑटो इम्यूनिटी की, इसमें शरीर में बड़े घातक रिजल्ट्स आते हैं, और अंग्रेजी दवाओं में बस मुश्किल से लेकर के गिनी चुनी 1-2 दवा है कि जिससे इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, और व्यक्ति का सर्वाइव करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल कार्य इसमें होता है। गोमूत्र या पंचगव्य से जब इलाज की हम बात करते हैं, तो जैसे गोमूत्र का पान कोई व्यक्ति करता है, प्रोसेस्ड गोमूत्र की बात करते हैं, काउ यूरिन डिस्टिलेट, और उसमें भी जो सबसे अच्छा है हमारा बद्री गाय का, जो उत्तराखंड के पहाड़ों पे रहती है, वहाँ की जड़ी बूटी चढ़ती है, उसके असर आते हैं उसके गोमूत्र में। उसके अर्क को कोई व्यक्ति सेवन करता है तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इनमें बहुत आराम मिलता है। और कई बार ऐसा देखा गया है, बॉम्बे के कई हॉस्पिटल्स में, नागपुर में, वहाँ पर गोमूत्र अर्क का प्रयोग जो व्यक्ति डायलिसिस पे थे उनको कराया गया, तो ये देखा कि किडनी के रोगों में उनको आराम आया। आगे हम लोगों ने स्टडी की तो पता चलता है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये गोमूत्र
उन कॉम्प्लेक्सेस को ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब वो कॉम्प्लेक्सेस ब्रेक डाउन होंगे तो नेचुरली उनसे जो बीमारी हो रही है, उनके द्वारा जो बीमारी उत्पन्न हुई शरीर में, उनमें भी आराम आएगा। दूसरा, ये शरीर की जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं उनको एक्टिवेट करता है। तो ऐसे जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उनको खा के खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से माने देखिए कि गोमूत्र का और पंचगव्य का ऐसा, पंचगव्य में मैं जैसे मुख्य रूप से लेता हूँ घी को और लेंगे, तो घी से भी ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है या एलर्जीज है इसमें बहुत आराम आता है। जैसे जो टाइप 1 की बात की मैंने, जो एलर्जी थी, जिसमें एस्थमा था, जिसमें ये स्किन के ऊपर पित्ती और एक्जिमा की स्थिति थी, उसमें देसी गाय का जो घी जो शुद्ध रूप में बनता है उससे बहुत आराम आता है। घी का एक तो नेजल ड्रॉप बनती है, तो नेजल ड्रॉप रात को सोते समय जैसे होता है कि भाई 2-2 बूंद दोनों नासारंध्रों में डालेंगे और ऐसा 1-2 महीने करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत आराम आता है। ब्रेन की इम्यूनिटी, ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत फायदा होता है इससे। और कुछ जड़ी बूटियों के साथ में और हम लोग करते हैं तो उससे और ज़्यादा बढ़िया आराम मिलता है। तो घी हो या गोमूत्र हो, और दोनों जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हैं बॉडी में उनमें लाभप्रद है, उसको कम करते हैं। और एटलीस्ट जो मरणासन स्थिति आती है व्यक्ति की, उसमें बहुत लाभ मिलता है। और तमाम ऐसे केसेस देखे गए हैं गौशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा या हमारे आयुर्वेदिक बंधुओं द्वारा कि उनके किडनी की प्रॉब्लम हुई, या उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, या उनको हार्ट की डिजीजेस थी, या उनको जैसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स थी एस्थमा की, इसकी, तो इसमें बहुत आराम आया। तो मेरा बताने का पर्पज यही था कि देसी गाय का घी है या घी से बनी हुई नस्य हैं नेजल ड्रॉप से, या गोमूत्र अर्क है, और विशेष रूप से जो मैंने बताया पहाड़ की जो बद्री गाय है इसका है बना हुआ, तो अत्यंत ही लाभकारी है इन सभी डिजीज में। इन सब का आप फायदा ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखें हमेशा कि जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसकी सलाह लें। एलोपैथी डॉक्टर इसको नहीं रिकमेंड करेंगे जल्दी से, बट कुछ एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर वनमुड़ी हैं बेंगलोर के, डॉक्टर अशोक कलवार हैं जो एंटी कैंसर पर मेरे साथ काम कर रहे हैं बीकानेर से, डॉक्टर राहुल बंसल हैं जो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं इम्यूनिटी और इसको लेकर के। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। और डॉक्टर सलमान सिंह थे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो उन्होंने इस पर लिस्मेनिया पे काम किया था, कालाजार पर। बहुत अच्छे प्रभाव देखने को इसमें मिलते हैं। तो बेहिचक आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ये आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस संबंध में कोई और जानकारी या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा, जैसे आप जानते हैं, 40 वर्षों का शोध है और उस रिसर्च का लाभ आप ले सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति में, कोई शंका समाधान की स्थिति में, या कोई जानकारी और ज़्यादा चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।